आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो कृपया हैंड रेज़ करें। अगर फ़ोटो ठीक से दिखाई दे रही है और आवाज़ सुनाई दे रही है तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो तो कृपया हैंड रेज़ करें ताकि मैं लाइव हो सकूं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सफलता, असफलता और उत्पादकता। सफलता, असफलता, उत्पादकता यानी सक्सेस, फेलियर एंड प्रोडक्टिविटी। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आज की डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत उपयोगी है और सही अर्थों में आपको गृहलक्ष्मी बना देने का भी एक बहुत बड़ा गुर है, जो पेरेंटिंग के कई हिस्से सिखाएगा और हम सबको जीवन भर काम आएगा। यहाँ मैं आपके लाभ के लिए एक और बात कहना चाहता हूँ। आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें तब इसे दोबारा भी सुन सकें। इसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 2-3 बार ज़रूर सुनिएगा। इससे दूसरी या तीसरी बार सुनने पर हो सकता है कि आपको मेरी बातों में कुछ नया ना मिले, पर यह पक्का मानिए कि आपको हर बार अपने ही अंदर कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। आज की हमारी इस डिस्कशन में आपके पास 2 चॉइसेस हैं। आप इन्फॉर्मेशन चाहती हैं या ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हैं। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हैं तो आधे घंटे के लिए बाकी दुनिया को भूल जाइए और मेरी तरफ ध्यान दीजिए। अपने प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर के आज के टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको यह खुशखबरी देना चाहता हूँ कि 5 जुलाई को हमारे प्रोग्राम संगिनी, कामिनी, दामिनी का वीडियो पहले 24 घंटों में ही 80,000 से भी ज़्यादा बार देखा गया और इस पूरे हफ्ते में 8.5 लाख से भी ज़्यादा बार देखा गया। पिछले 15 दिन का वक्फा रहा, इसमें 8.5 लाख से भी ज़्यादा बार देखा गया। ये वीडियो मेरे स्टाफ के लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी पोस्ट करते हैं, मेरे वीडियो चैनल पर भी पोस्ट करते हैं और उन सब का कंबाइंड जो व्यूअरशिप रही वो इस बार 8.5 लाख रही। और ये सब आपके प्यार का ही सिला है, इसके लिए दिल से शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम भी इसी तरह से पसंद आएगा और रिकॉर्डिंग के इस लिंक को आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। मुझे मेरे फेसबुक मैसेंजर पर बहुत से संदेश मिले हैं जिसमें मेरा नंबर पूछा गया है और इतने सारे मैसेजेस का अलग अलग रिप्लाई देने के बजाय मैं कहना चाहूँगा कि मेरे हर प्रोग्राम में मेरे मोबाइल नंबर और मेरी ईमेल आईडी की जानकारी दी जाती है। आज के इस प्रोग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर और मेरी ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। आप जब चाहें हमसे 6284696674 पर संपर्क करके अपने सजेशंस दे सकती हैं, अपने सुझाव दे सकती हैं, अपने विचार रख सकती हैं, कोई क्वेरी हो तो सवाल पूछ सकती हैं। और अगर नंबर भूल जाए तो रिकॉर्डिंग दोबारा देख लें, नंबर सेव कर लें। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर का आज का टॉपिक सफलता, असफलता, उत्पादकता यानी सक्सेस, फेलियर एंड प्रोडक्टिविटी। मैंने अपने जीवन में बहुत से सही काम किए हैं,
जिन्होंने मुझे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां भी की जिनका नुकसान मुझे भुगतना पड़ा। लगभग 40 साल के अनुभव के बाद अब मैं विश्वासपूर्वक यह कह सकता हूँ कि हर आदमी अपने जीवन में वो सब पा सकता है जिसकी कि वो इच्छा करता है। यह बात सुनने में इतनी साधारण लगती है और कई बार इतनी अविश्वसनीय लगती है कि लोग इस बात की गहराई तक नहीं जाते, इसका महत्व नहीं समझते। इसलिए मैं इसे दोहरा रहा हूँ ताकि इस पॉइंट को आप मिस न करें। और वह नुक्ता, वह पॉइंट, वह महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि हर आदमी अपने जीवन में वो सब पा सकता है जिसकी कि वो इच्छा करता है। मुझे जब यह रहस्य समझ में आया, जब सीक्रेट समझ में आया, तो मेरे अपने जीवन में मानो रेवोल्यूशन हो गई, क्रांति हो गई। और समृद्धि के, प्रॉस्पेरिटी के कुछ शाश्वत नियम हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। जीवन के इस महान रहस्य को जानने से पहले मैं अक्सर देखता था और हैरान होता था कि, और कई बार दुखी भी होता था कि कुछ लोग मुझसे कम बुद्धिमान हैं, कम मेहनत करते हैं, हमेशा किसी क्लब में, होटल में बैठ कर के खा पी रहे होते हैं, गोल्फ कोर्स में गोल्फ का मज़ा ले रहे होते हैं, फिर भी वो मुझसे ज़्यादा सफल, फिर भी वो मुझसे ज़्यादा पैसे वाले, फिर भी उनको ज़्यादा सम्मान। तो मैं समझ नहीं पाता था कि उनमें क्या खूबी है और मुझ में क्या कमी है जिसके कारण मैं उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाता। उनमें से कई लोग तो ऐसे भी थे जो शुरू में मेरे ही लेवल के थे, मेरे ही या मेरे से भी कुछ कम लेवल के थे, पर कुछ सालों में उनका मानो हुलिया ही बदल गया। तो पैसा मानो छत फाड़ कर उनके पास आने लगा। मैं अपनी किस्मत को कोसता था, उनसे ईर्ष्या करता था, जेलसी करता था, पर कर कुछ नहीं सकता था। तो क्या चीज़ है जो हमारी सफलता के आड़े आती है, और क्या ऐसा तरीका है कि सफल होना संभव हो जाता है, ज़्यादा पैसे कमाना संभव हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज सफलता पाने के तरीकों का कुछ इस तरह से खुलासा कर सकूँ कि आपके लिए उसे समझना और जीवन में उतारना आसान हो। मैं कुछ और कहूँ इससे पहले एक वार्निंग देना चाहता हूँ, एक चेतावनी देना चाहता हूँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कुछ भी पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, समय भी लगाना होगा, कुछ आदतें भी बदलनी होंगी। यह सब आसान नहीं है। आप परेशान हो सकती हैं या निराश हो सकती हैं, क्योंकि कोई रिज़ल्ट कल सवेरे से नहीं मिलने वाला है। तो अपना निश्चय बनाए रखिए, दृढ़ता बनाए रखना आपका काम है। मैं आपको सुपरवाइज नहीं कर सकता, वो मेरा काम नहीं है। हाँ, मैं आपको वो टूल्स दे सकता हूँ, वो फॉर्मूला बता सकता हूँ जिसे समझकर आप सफलता की राह पर चल सकें। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना और उसके बाद उस रास्ते पर दौड़ना आपका काम है। वो कहते हैं ना, सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है। पर यह सब कहने से पहले मैं यह भी बताना ज़रूरी समझूंगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और किस अथॉरिटी से आपको सफलता के ये नुक्ते बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1979 यानी 1979 में मैंने इंडियन एक्सप्रेस में ज्वाइन किया, अपना प्रोफेशनल करियर वहाँ से शुरू किया और 20 साल तक अलग अलग अखबारों में नौकरी की। सन 1999 में जब मैंने नौकरी छोड़कर अपनी कंपनी बनाई तो उस वक्त मैं एक मीडिया ग्रुप में डायरेक्टर मार्केटिंग था और सिर्फ चेयरमैन को रिपोर्ट करता था। 1999 में जब मैंने अपनी पब्लिक रिलेशन कंपनी शुरू की तो मैं और मेरी धर्मपत्नी मिलकर ही सारा काम संभालते थे। क्विक रिलेशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की वह कंपनी नेटवर्क के लिहाज से आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है और खूब प्रॉफिटेबल। सोशल स्टडीज़ प्राइवेट लिमिटेड नाम की मेरी दूसरी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है और इसे देश की नामी गिरामी कंपनियों में शामिल किया जाता है। मेरी तीसरी कंपनी वाव हैप्पीनेस है, जिसमें मैं खुद चीफ मेंटर हूँ और हम लोगों को खुश रहना और खुश रहते हुए सफल होना सिखाते हैं। हमारी ट्रेनिंग के बाद बहुत से लोग अपनी अपनी कंपनी के CEO बन गए। हमारी ट्रेनिंग के कारण कई शादियाँ टूटने से बच गई और लोगों के जीवन में उत्साह भर गया। मैंने 20 साल नौकरी की और अब 20 साल हो गए हैं अपनी कंपनियां चलाते हुए और हमारी तीनों कंपनियां प्रॉफिटेबल हैं।
मैं एक सफल कॉलमिस्ट हूँ और कई अखबारों में और न्यूज़ पोर्टल्स में मेरे राइटअप्स, मेरे आर्टिकल्स छपते हैं। गृह लक्ष्मी के इस फेसबुक पेज के अलावा भी कई और चैनलों पर मेरे प्रोग्राम रेगुलरली चलते हैं। 40-42 साल के इस अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सीखना अभी तक जारी है। अपने इस प्रोग्राम के जरिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप सबके जीवन में खुशी के कुछ एक्स्ट्रा मोमेंट्स भर दूँ। यह सारा कार्यक्रम इसी एक उद्देश्य से चलता है। हम सबको मालूम है कि हमारे स्कूल कॉलेज हमें इस काबिल तो बनाते हैं कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए या हम उद्यमी बन जाएं, एंटरप्रेन्योर बन जाएं, पर कोई स्कूल हमें खुश रहना नहीं सिखाता, सफलता नहीं सिखाता, असफलता को हैंडल करना नहीं सिखाता या मैनेज करना नहीं सिखाता। कोई स्कूल हमें टाइम मैनेज करना नहीं सिखाता, यहाँ तक कि किसी से ढंग से बात करने का तरीका तक नहीं सिखाता। इसीलिए हम अपने ही बारे में बहुत सी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ नहीं रखते हैं। आप कोई भी गैजेट खरीदें, चाहे वह आपका स्मार्टफोन हो या रसोई का चूल्हा हो, उसके साथ आपको एक मैनुअल मिलता है जिससे आपको उसे यूज़ करने का तरीका मालूम हो जाता है। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो प्रकृति हमें भी कई सारे टूल्स दे करके भेजती है। समस्या ये है कि हमारे साथ कोई मैनुअल नहीं आता जिसे देखकर हम अपने जीवन को सफल बना सकें या इसमें खुशियाँ भर सकें। पर यह सच मानिए कि ऐसे टूल हैं जिनकी सहायता से सफल होना और सफलता के साथ साथ खुशी प्राप्त करना न केवल संभव है बल्कि बहुत आसान भी है। अपनी बात कहने से पहले मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। पानी हम सब पीते हैं, पर पानी भाप भी है और पानी बर्फ़ भी है। यह लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है। आप जानती हैं कि दूध, दही, लस्सी, मक्खन, पनीर, घी आदि कई रूप हैं जो दूध के डेराइवेटिव्स हैं, दूध से ही बने हैं। अब जरा टेक्निकल बात करते हैं। आप में से जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है उन्हें पता है कि हर एटम यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। आप जब कपड़े प्रेस करने के लिए इस्त्री को बिजली के स्विच से जोड़ती हैं तो उसमें 3 छेद होते हैं स्विच में, एक पॉजिटिव चार्ज वाला, एक नेगेटिव चार्ज वाला और एक अर्थ यानी न्यूट्रल चार्ज वाला। ऐसे ही हर परमाणु में, हर एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। ये तीनों सिर्फ एनर्जी हैं और कुछ नहीं। यानी हम हर एटम सिर्फ एनर्जी है और दुनिया का हर पदार्थ इन एटम्स से ही बना है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं, पर हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में जुड़ जाए और उनमें केमिकल रिएक्शन हो तो उससे पानी बन जाता है। केमिस्ट्री वाले इसको H2O कहते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 4 एटम्स के साथ सल्फर का 1 एटम और मिल जाए तो यह सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेजाब बन जाता है और इसका फार्मूला है H2SO4। इसी तरह दुनिया के अलग अलग एटम्स जुड़ने से दुनिया की हर चीज़ बनती है। ये सितारे, ये पहाड़, ये नदियाँ, कोयला, हीरा, तांबा, सोना, चांदी, यहाँ तक कि हम खुद भी इन्हीं एटम्स के जोड़ से बने। और एटम्स क्या हैं? एनर्जी, यानी हम असल में एनर्जी हैं जो हम फिज़िकल फॉर्म में दिख रहे हैं। इसी तरह अलग अलग एटम्स के अलग अलग तरह से जुड़ने पर दुनिया की हर चीज़ बनी है। तो जब मैंने शुरू में बताया था कि पानी, बर्फ़ और भाप चीज़ तो एक ही है, लेकिन हम उसे लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों रूपों में देख सकते हैं। तो असल में हम एनर्जी हैं जो सॉलिड दिखने वाली फिज़िकल बॉडी में रह रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस लंबे चौड़े भाषण का हमारी सफलता से क्या लेना देना है? हम सॉलिड हों, लिक्विड हों या गैस हों, इसका सफलता से क्या संबंध है? तो पहले मैं एक छोटी सी रिसर्च की चर्चा करता हूँ और फिर सीधे सफलता की बात करेंगे। एक कैदी को कत्ल के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुनाई गई। उसके फांसी के 1 दिन पहले डॉक्टरों की एक टीम उसके पास गई और उन्होंने उससे कहा कि जब तुम्हें कल फांसी दी जाएगी तो तुम्हारे गले में 3 हड्डियां टूटेंगी और 1.5-2 मिनट तक दर्द से तुम छटपटाते रहोगे, बहुत दर्द होगा और उसके बाद तुम्हारी मौत होगी।
कैदी ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? तो डॉक्टरों ने कहा, हम तुम्हारे साथ एक रिसर्च करना चाहते हैं। तुम्हें फांसी न देकर हम तुम्हें एक कोबरा सांप से डसवा देंगे। इसमें तुम्हें बस सुई चुभने के बराबर दर्द होगा, मामूली सा, और 5 से 15 सेकंड के अंदर अंदर तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तुम्हें 1.5 मिनट तक छटपटाने का, सफ़र करने का, दुख सहने का, तकलीफ़ सहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर भाई देखो, तुम्हारे हाथ में है, तुम अगर हाँ कहोगे तभी हम ऐसा करेंगे, वरना 1.5 मिनट वाली तो है ही, तुम्हें फांसी तो मिलनी ही है। कैदी को भी लगा ठीक बात है, 1.5 मिनट तक दर्द झेलने के बजाय 15 सेकंड में मरना ज़्यादा अच्छा है। उसने कहा ठीक है, मरना तो है ही, चलो यही तरीका सही। अब शुरू होता है दिमाग का और विचारों का खेल। अगले दिन उसको एक स्टूल पर बैठाया गया, उसके सामने एक काले रंग का किंग कोबरा, भयानक सा सांप ला करके रख दिया और उससे कहा, देख, ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है जो तुझे डसेगा और तेरी मौत हो जाएगी। आप कैदी की मनस्थिति को समझ सकते हैं। उसके पसीने छूटने लगे, उसके दिमाग में अब ये चलने लगा कि सांप आएगा, डसेगा और मैं मर जाऊंगा। मौत को सामने देखकर उसका चेहरा सूख कर छोटा हो गया। उसके करीब सांप को ला करके रख दिया गया और उसके गर्दन में काला कपड़ा पहनाया गया जो फांसी के वक्त पहनाया जाता है। अब उससे डॉक्टर ने कहा, अब सांप तेरे पैरों की तरफ बढ़ रहा है, तुझे डसेगा और तू मर जाएगा। ये कहकर उसके पैर में सांप से न डसवा करके सिर्फ एक सुई चुभा दी, निडल घर में जो होती है। आपको जान करके हैरानी होगी कि कैदी उसी समय मर गया। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो ये सामने आया कि उसकी मौत किसी जहर से हुई है जो किंग कोबरा जैसा जहर हो सकता है। ये सब विचारों का खेल था। एक दिन पहले से ही उसके दिमाग में ये चलाई जा रही थी कि सांप से डसाकर तुझे मारा जाएगा। दिमाग उसी दिशा में सोचने लगा और दिमाग ने एक सुई के चुभन को भी सांप का डसना समझकर खुद को खत्म कर लिया। ये है विचार की शक्ति। जैसे आप दिमाग में विचार लाते हैं, आपको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण और आप समझ सकते हैं। कई लोग किसी ऊपर की मंजिल से छलांग लगा करके जान देते हैं। उनमें से 98% लोग रास्ते में ही इस डर से मर जाते हैं कि नीचे गिरूंगा और मर जाऊंगा। ये है विचार की शक्ति। मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि सफलता में भी विचारों की शक्ति का फ़ायदा उठाया जा सकता है, और विचार नेगेटिव हो तो ये सफलता के आड़े आते हैं। इसलिए हमें हमेशा सजगता से अवेयर रह करके पॉजिटिव बातों को ही दिमाग में लाना चाहिए, वरना एक बार दिमाग में नेगेटिविटी आ गई तो दिमाग उसी दिशा में सोचेगा और फिर अंदर निराशा से भर देगा। मैंने इसीलिए बतलाया था कि हमारा शरीर एनर्जी है और प्रकृति ने हमें कुछ टूल्स दे रखे हैं। हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस भी एक टूल हैं। इमोशन क्या है? एनर्जी इन मोशन इज़ इमोशन, यानी ऐसी शक्ति जो गतिशील है। हमारी भावनाएं भी एनर्जी हैं। हमारे दिमाग को एनर्जी प्रभावित करती है, हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, हमारी सफलता या असफलता का कारण बन जाती है। यदि दिल में होगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये तो मेरी काबिलियत से बड़ा है या मेरी औकात से बड़ा है, तो सच मानिए मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि सारी कोशिशों के बावजूद भी मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा। और अगर मैंने सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ तो ये भी सच है, क्योंकि मैं पूरा दिल लगाकर कोशिश करूँगा। जहाँ अड़चन आएगी उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूँगा, किसी से सलाह लूँगा, किसी से सहायता मांगूंगा, पर काम करके दिखाऊंगा। ये भी विचारों की ही शक्ति का असर है। हमारा दिमाग हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से चलता है, और भावनाएं काबू हो जाएं, बेकाबू हो जाएं तो हम इमोशनल फूल बन जाते हैं। हमारी भावनाएं, आप यूँ समझिए, मान लीजिए घोड़ा है और घोड़े पर जो घुड़सवार है वो उसे कंट्रोल कर रहा है या घोड़ा घुड़सवार को कंट्रोल कर रहा है, इससे फ़र्क पड़ता है। घोड़ा अपनी मर्जी से किसी भी तरफ भागा जा रहा है या हमने उसकी लगाम अपने हाथों में रखी है, इस हिसाब हम अपने हिसाब से उसे चला रहे हैं। इनका हमारे जीवन पर असल में फ़र्क पड़ता है। अब इसे दूसरी तरह से कहते हैं, कुछ भी पाने की इच्छा से जब आप कुछ करते हैं तो कुछ कोशिश करते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। आपके मन में इच्छा जगी, आपने उस इच्छा की पूर्ति के लिए कोशिश शुरू की, कोशिश का फल तो मिलेगा ही,
कोशिश कितनी संजीदा थी, इस पर सफलता का लेवल डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप बड़ी सफलता चाहती हैं तो कुछ और सोचना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, भावनाएं बदलनी पड़ेगी। मैंने इसीलिए इतनी देर से एनर्जी और भावनाओं की बात की है कि इसे समझे बिना आप सफलता की चाबी हासिल नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। आप शायद सफल हो सकती हैं पर बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकती। मैं आज आपको वो चाबी देने वाला हूँ जिससे सफलता नहीं बल्कि बड़ी सफलता मिलती है। पर मैं आपको कोई भाषण नहीं दूंगा, मैं वो बताऊंगा जो खुद मैंने किया। मैंने खुद के उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश की है और आगे भी वही करूंगा। मैंने जब नौकरी छोड़ी थी तो मैं सीनियर मोस्ट पोस्ट पर था, और जब बिज़नेस शुरू किया तो मेरे पास एक चपरासी भी नहीं था। सारे काम मैं खुद ही करता था, लेकिन वही कंपनी आज देश की सबसे बड़े नेटवर्क वाली कंपनी है। फिर 1 से 2 कंपनियां बनी, फिर 3 बनी, फिर दूसरों की कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू किया। क्यों हुआ ऐसा, कैसे संभव हो सका? तो इस तरह की सफलता के 5 मेजर इंग्रेडिएंट हैं। पर इन 5 इंग्रेडिएंट्स को समझने से पहले आपको मुझे समझना होगा। मैं एक पंजाबी हूँ और पंजाबी कौम योद्धा कौम है, वॉरियर कौम है। पंजाब के लोग फ़ौज में जाना पसंद करते हैं। ग्रामीण पंजाबियों से अगर आप देखेंगे तो फ़ौज उनके लिए बहुत बड़ी एस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन है। आप पंजाब के गाँवों में जाएंगे अगर, तो आपको जो लोग मिलेंगे उनमें से किसी का नाम होगा जर्नैल सिंह यानी जनरल, किसी का नाम होगा करनैल सिंह यानी कर्नल, किसी का नाम कप्तान सिंह यानी कैप्टन, यहाँ तक के हवलदार सिंह, और कुछ नहीं तो फौजा सिंह। एस्पिरेशन है फ़ौज पंजाबियों के लिए, और ये एस्पिरेशनल नाम है। यानी माँ बाप के मन में ये चाहत है कि बेटा फ़ौज में जाए और अफसर बने, इसे कहते हैं एस्पिरेशन। इसका मतलब ये है कि बेटा जो नहीं कर सकता वो उसके नाम में शामिल करके दिल की इच्छा पूरी कर लो। बेटी डॉक्टर नहीं बन सकती तो डॉक्टर से शादी कर लो, लोग बाग उसे डॉक्टर नहीं कहेंगे। तो अब देखिए, मेरा नाम है पीके, यानी मेरे माँ बाप को पता था कि बेटे की औकात तो कुछ है नहीं, ना ये शराब पिएगा, ना बीड़ी सिगरेट पिएगा, टी टोटलर रहेगा, घास फूस खाएगा, तो कम से कम नाम तो ठीक रख दो ताकि यमराज के पास जाए तो शर्मिंदा ना हो कि जीवन में क्या किया। तो खैर, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम पीके रख दिया। अब अपने माँ बाप की इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने सफलता का जो फार्मूला बनाया है वो है पी 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 पी, 5 बार पी, इतना पी कि इसी का नशा हो जाए। तो सफलता का पहला पी है पैशन फॉर एक्सेलेंस। दूसरा पी है प्रॉब्लम वर्सेस एडवेंचर। तीसरा पी है पेशेंस एंड कंपैशन। और 5वां और आखिरी पी है प्रैक्टिसिंग बेनेवोलेंस। मैं समझाता हूँ। तो इसलिए एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, 1 minute, let me pass it. तो मैं ये कह रहा था कि पहला पी है पैशन फॉर एक्सेलेंस। पैशन फॉर एक्सेलेंस का क्या मतलब होता है? पैशन फॉर एक्सेलेंस का मतलब है कि आप जो भी काम करें वो ये सोच करके ना करें कि आपको उससे कमाई ज़्यादा मिलेगी या सफलता मिलेगी या क्या होगा। परिणाम सफलता दिमाग में होने के बजाय ये होना चाहिए कि मैं अपने पर इतना काम करूं, अपने अंदर इतनी नॉलेज इकट्ठी करूं। आई शुड वर्क ऑन माई सेल्फ एंड माई नॉलेज सो दैट आई एक्सेल इन वट एवर आई डू। मैं जो कुछ भी करूं उसमें मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का काम करके दिखा सकूं। तो पैशन फॉर एक्सेलेंस अगर होगी तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई कस्टमर आया और मैंने उनको जो सर्विस देनी थी उस सर्विस की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई, तो ग्राहक खुश होगा और ग्राहक दोबारा भी मेरे पास आएगा, और अगर वो दोबारा भी मेरे पास आएगा तो वो कई और ग्राहकों को भी मेरे पास लाएगा। तो इस तरह से मेरा बिज़नेस बढ़ेगा, उस ग्राहक से भी मुझे रिपीट बिज़नेस मिलेगा। तो जो ये
5 इंग्रेडिएंट हैं, उनमें पहला है पैशन फॉर एक्सेलेंस, जिसका मतलब यही है कि जब आप पैसे के पीछे भाग करके कोई काम करते हैं तो उसके रिज़ल्ट आपको उतने नहीं मिल सकते, लेकिन जब आप पैशन के साथ एक्सेलेंस के लिए काम करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बेहतर मिलेंगे। इसलिए आपको और हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम सिर्फ सफलता के लिहाज से काम करने के बजाय एक्सेलेंस के लिए काम करें। सफलता खुद ब खुद आ जानी चाहिए। ये बात छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। अक्सर लोग इसी झगड़े में फंस जाते हैं कि वो सफलता के लिए काम करने के लिए या पैसे के लिए काम करने के लिए लग जाते हैं और वहीं पर अटक जाते हैं। तो खुद को ज़्यादा काबिल बनाने का रास्ता चुनना बेहतर है, बजाय इसके कि हम सिर्फ प्रॉफिट की बात करें। दूसरा है प्रॉब्लम वर्सेस एडवेंचर। अब प्रॉब्लम वर्सेस एडवेंचर का मतलब है कि हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, समस्या आए, हम उसे चुनौती माने और उसमें अपॉर्चुनिटी देखें, उसमें अवसर देखें, उसको एडवेंचर में बदल दें। यानी अगर हम इस पॉजिटिव थॉट से काम करेंगे तो हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी और एक एडवेंचर बन जाएगी। याद कीजिए, सर एडमंड हिलेरी ने जब एवरेस्ट विजय किया था तो उसके लिए उनको रास्ते में तूफ़ान भी मिले होंगे, अपने शरीर को एक्लेमेटाइज भी करना होगा और उनको कई सारी कठिनाइयाँ भी आई होंगी, लेकिन जब वो कठिनाइयाँ पार करके वो पहुँच गए एवरेस्ट पर तो वो अपने आप में एडवेंचर बन गया। काम ख़त्म होने के बाद वही काम एडवेंचर बन जाता है जो शुरू में समस्या लगता है, चुनौती लगता है। तो अगर नज़रिया ये हो कि ये काम नहीं है बल्कि एडवेंचर है, ये समस्या नहीं है बल्कि एडवेंचर है, तो समस्या आसान हो जाती है और उसके हल सोचने के लिए दिमाग तैयार हो जाता है। वरना दिमाग जो है वो स्टक हो जाता है, वहीं पे अटक जाता है, आगे नहीं सोचता और हम समस्या का हल नहीं सोच पाते। ये एक बेसिक अंतर है जो एटीट्यूड का फ़र्क है, जिसके कारण हम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करते हैं समस्या को और हम आगे बढ़ते हैं। तो इस छोटी सी बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इस नीयत से काम करें और उसकी फिर प्रैक्टिस करें। अब तीसरी चाबी की बात करें, पेशेंस और कंपैशन। इसे आप पीपल स्किल भी कह सकते हैं अंग्रेज़ी में, जिसका मतलब है लोगों के साथ व्यवहार करने की कला, लोक व्यवहार। यह एक माना हुआ सच है कि क्लर्क या टेक्नीशियन या सुपरवाइज़र के लेवल तक जो भी आदमी होता है उसे अपने काम में टेक्निकल नॉलेज अराउंड 90% चाहिए, तब वो अपने काम में सक्सेसफुल हो सकेगा। 10% उसे चाहिए लोगों के साथ व्यवहार करना, उनके साथ बना करके रखना, टीम के साथ प्ले करना। ये जनरल स्टडी है जो सारे विश्व में हुई है। पर जैसे जैसे आदमी की प्रमोशन होती जाती है तो टेक्निकल नॉलेज का रोल ख़त्म होता चलता है, घटता चला जाता है और पीपल स्किल का रोल जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो एक सुपरवाइज़र को अगर 90% टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है तो एक CEO को अप्रॉक्सीमेटली 90% पीपल स्किल की ज़रूरत है। ये एक बेसिक फ़र्क है। तो इस पीपल स्किल का मतलब क्या है? इसके बहुत सारे हैं। टीम के बाकी लोग आपको पसंद करें, आपके साथ काम करना चाहें, ये पीपल स्किल है। पिछले 21 साल से अपनी 3 कंपनियों को चलाते हुए हमारे साथ बहुत से ऐसे एम्प्लॉई हैं जो सालों साल से हमारे साथ जुड़े हैं। कारण बड़ा सिंपल है। मुझे अब भी याद है जब हम बच्चे थे तो कंचे खेला करते थे और पत्थर की गोटियों से भी खेला करते थे। अब अगर कोई बच्चा खेल में बेईमानी करता था तो हमारी लड़ाई हो जाती थी। उन गोटियों के कारण लड़ाई हो जाती थी जो मुफ्त में अवेलेबल हैं, जो पत्थर हैं, ज़मीन पर पड़े हैं। हमारे माँ बाप हम पे हंसते थे कि ये कैसे हैं, हमें समझाने की कोशिश करते थे कि ये पत्थर है और ले लो, पर हमें ये लगता था हमने मेहनत से जीता है खेल में, ये हमारी कमाई है, वो हमारी दुनिया थी। उसी तरह से अगर उसी चीज़ को हम कंपेयर करें, इसको पीपल स्किल में ला करके, तो मैं मान लीजिए CEO हूँ, कंपनी का मालिक हूँ, मैं बिज़नेस को लेकर के कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा हूँ, मेरा दिमाग उस तरफ लगा हुआ है और उतने में मेरा कोई एक एम्प्लॉई आकर मेरे पास समस्या लेकर आए कि उसकी टेबल से लोग स्टेपलर उठा करके ले जाते हैं और स्टेपलर बांध के रखता हूँ तो भी खोल करके ले जाते हैं, तो मेरा काम सफ़र करता है। तो सोचिए मेरी रिएक्शन क्या होगी? मैं उसे डांट कर भगा दूँ या बहुत दयालु होऊंगा तो ये कहूँगा आपस में बातचीत करके सुलझा लो भाई। पर अगर मैंने उसकी बात
ध्यान से सुन ली, सिर्फ ध्यान से सुन ली, तो भी उसके दिल में ये तसल्ली हो जाएगी कि मेरे बॉस ने मेरी बात सुनी। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे ही जैसे बच्चे के लिए कंचे या पत्थर की गोटियां थी, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसके बॉस ने उसकी बात सुनी। ये छोटी छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन इन छोटी बातों से ही आप टीम प्लेयर बनते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, लोगों में आपकी लोकप्रियता बढ़ती है। तो आप अगर अपने बच्चे को महंगे कपड़े ला दें या उसकी साथ थोड़ा खेल लें, दोनों में बड़ा फ़र्क है, और यह फ़र्क आपके बच्चे की ज़िंदगी बदल देता है। किसी की बात को सुनना और पूरे ध्यान से सुनना, ये शो करता है कि आप उसका आदर करते हैं और उससे सहानुभूति रखते हैं। बहुत बड़ी क्वालिटी है। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि पेशेंस और कंपैशन में जो अगली चीज़ मैंने जोड़ी है वो है हर किसी की सहायता करना, बिना किसी लालच के सहायता करना। उसकी जो भी जीवन भर में, ऐसे भी आदमी की जो जीवन भर कभी मेरे काम नहीं आ सकता, इससे लोगों के साथ मेरे रिश्ते मजबूत हो गए। फ़र्क क्या हुआ? इसका फ़र्क ये हुआ कि मेरा भी जब भी कोई काम अटकता था, मैं जिसको फ़ोन करता था वो मेरा काम करता था या करवा देता था। जो काम मैं पैसे खर्च करके नहीं करवा सकता था वो मैं एक फ़ोन कॉल से करवा लेता था। ये इसलिए हुआ क्योंकि हर दोस्त मेरी मदद को तैयार रहता था। ये सफलता की तीसरी कुंजी है, इसे समझना ज़रूरी है। और सफलता का चौथा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि आप में वो टेक्निकल स्किल हो जो काम पूरा करने के लिए ज़रूरी है। टेक्निकल स्किल सीखना हर आदमी का इंडिविजुअल काम है, उसमें कोई एक कोच सहायता नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आप खुश मिजाज हों तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। आप नुक्स निकालते रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे, तो नेगेटिव एटीट्यूड का असर आपकी परफॉर्मेंस पर भी पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस जो है वो सफलता के चौथे फैक्टर का सिर्फ आधा हिस्सा है। इसका बाकी आधा हिस्सा प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के टूल बड़े सिंपल हैं। काम शुरू करने से पहले अपने सारे पेंडिंग कामों की लिस्ट बना लीजिए, उनको इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट, नॉन इम्पॉर्टेंट जैसी कैटेगरीज में बांट लीजिए और फिर इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट काम को पहले करना शुरू कीजिए। अब इसमें एक छोटा सा गुर और है। जब आप सवेरे काम शुरू करते हैं उस वक्त आपके शरीर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, पॉजिटिविटी होती है। और अगर उस वक्त आपने कठिन काम को शुरू किया और उसे निपटा लिया तो बाकी सारा दिन आसान काम करना बहुत आसान होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अक्सर लोगों को ये एक छोटी सी बात नहीं पता है और इसके कारण वो कठिन काम को आफ्टरनून के लिए, बाद के लिए टाल देते हैं और फिर छोटी छोटी बातों में डिस्ट्रैक्ट होकर के सारा दिन गंवा देते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सवेरे अगर आप कठिन काम को या नापसंद काम को निपटा लें तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उस वक्त आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आप गपशप में टाइम ना गंवाएं, सोशल मीडिया की तरफ डिस्ट्रैक्ट ना हो, कोई और डिस्ट्रैक्शन में न जाएं। तो ये छोटा सा गुर जो है ये बहुत काम आता है और इस छोटे से गुर को अपना करके आपको कठिनाइयों से बच जाते हैं, उस चीज़ से बच जाते हैं कि आपको घर ले जा करके काम करना पड़ता है और घर में आप अपना टाइम फैमिली के लिए दे सकते हैं। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो दिमाग है ये एक प्लेजर सीकिंग डिवाइस है। इसके सामने कोई भी कठिन काम है, कोई भी ऐसा काम है जो हमें नापसंद हो, तो ये किसी न किसी बहाने से हमें किसी दूसरे काम की तरफ डाइवर्ट कर देगा। इसलिए दिमाग को अपनी मनमानी न करने दें, ये करना हमें ज़रूरी है। और अपनी लिस्ट में जो हमने टू डू लिस्ट बनाई थी उसमें उन सारी चीज़ों को हम टिक करते चलें कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो हमारे काम बाकी नहीं रहेंगे, हम डिसिप्लिन्ड रहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब बात करते हैं सफलता के पांचवें और आखिरी पी यानी प्रैक्टिसिंग बेनेवोलेंस। यहाँ मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मैं एक पंजाबी हूँ और पंजाब में गुरुद्वारा कल्चर है जहाँ 24 घंटे लंगर की व्यवस्था होती है। यह लंगर किसी को भी, जो भी वहाँ जाए, उसे खाना भी मिलता है, रहने को भी मिलता है और लंगर कभी ख़त्म भी नहीं होता। कॉरपोरेट कल्चर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये सिस्टम है कि आपको अपने प्रॉफिट का 2%
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कामों में लगाना होता है। ये कानूनन मजबूरी है। लेकिन पंजाब इस मामले में कई कदम आगे है। आप में से कईयों को मालूम होगा कि देश में 1 जुलाई 2017 से GST लागू कर दी गई है। जब कोई दुकानदार आपको कुछ बेचता है तो वह आपसे टैक्स वसूल करता है। टैक्स आपने दिया, दुकानदार आपसे टैक्स लेकर सरकार के खाते में जमा करवा देता है। वह टैक्स उसकी कमाई का हिस्सा नहीं है। उसके पास वह रकम कस्टोडियन के रूप में है जिसे वह सरकारी खाते में जमा करवा देता है। दुकानदार का रोल इतना ही है कि उसने आपसे टैक्स के पैसे लिए और सरकार के खाते में जमा करवा दिए। उसकी अपनी कमाई से कुछ नहीं गया। हमारे देश में यह माना जाता है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा समाज के कल्याण में लगाया जाना चाहिए। पंजाबी में इसे दसौंध कहते हैं और इंग्लिश में इसे टाइथिंग कहते हैं। यही कारण है कि देश भर में आपको मंदिर, धर्मशालाएं, लंगर और प्याऊ देखने को मिलते हैं। तो पंजाबियों ने इस शानदार सीख में एक छोटी सी बात और जोड़ दी कि जब कोई इसे दसौंध मानकर समाज के कल्याण के लिए लगाता है तो उसे लगता है कि उसने अपनी कमाई में से कुछ दिया। कुछ देने की इस फीलिंग से ईगो पैम्पर होती है, अहंकार आ जाता है, एरोगेंस आ जाती है कि लगता है मैंने अपनी कमाई से दिया। पंजाब के लोग मानते हैं कि यह दसौंध असल में GST है। यह उनकी कमाई का हिस्सा ही नहीं है। यह तो भगवान का हिस्सा है। हम तो सिर्फ कस्टोडियन हैं इस पैसे के। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको सही जगह पर पहुंचाएं। तो बस जब कुछ देने की भावना ही नहीं तो अहंकार भी नहीं है। ये है प्रैक्टिसिंग बेनेवोलेंस, यानी 10वां हिस्सा जो है वो है ही भगवान का, वो हमारा है ही नहीं। इसलिए दिल में कहीं अहंकार की भावना नहीं। ये समाज का कर्जा है हम पर। हम सिर्फ उस कर्ज की EMI दे रहे हैं। हमारा पैसा है ही नहीं। देना कैसा तो फिर अहंकार कैसा। तो जब आप इस भावना से काम करते हैं तो ज़मीन से जुड़े रहते हैं, खामखा आसमान में नहीं उड़ते। और यह पक्की बात है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी ही सफल होता है। इसलिए मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ, वो 5 प्रिंसिपल्स सम अप कर देता हूँ। वो हैं पैशन फॉर एक्सेलेंस, प्रॉब्लम वर्सेस एडवेंचर, यानी प्रॉब्लम को एडवेंचर मानना, पेशेंस एंड कंपैशन, दूसरों के प्रति दयालुता का भाव और दूसरों के प्रति सद्भावना का भाव, संवेदनशीलता का भाव। चौथा है परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। और 5वां है प्रैक्टिसिंग बेनेवोलेंस। तो सफलता की इस बात को अगर हम याद रखेंगे तो हम सफल होते रहेंगे और हमारे आसपास के लोगों को भी हम सफल बना सकेंगे। आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो, सुझाव देना हो तो आप मेरी मेल ID mail@pkk.guru पर संपर्क कर सकती हैं या हमारे नंबर 6284696674 पर भी संपर्क कर सकती हैं। इसके साथ ही हेलो होम मिनिस्टर प्रोग्राम का आज का टॉपिक सफलता, असफलता, उत्पादकता अब खत्म होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस कोच PK खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।